नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने पिछला वीडियो जो देखा उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो शुरुआत है उसके बारे में हमने जाना कि पहले इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो वहाँ से कुछ सवाल मैंने तैयार किए हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपने क्या ये सवाल सीख लिए हैं, क्या आप इनको जान पाए हैं कि इन सवालों के उत्तर क्या हो सकते हैं। और यदि इन सवालों के उत्तर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर के अवश्य देखें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करें जिससे हमें अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचा सकें। हमारा आज का प्रश्न है पहला, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहाँ से हुआ। शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है 1883 में प्रकाशित शिव सिंह सरोज, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। आपको यह भी बताना है कि गार्षा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है। गार्षा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है। भक्तमाल की रचयिता कौन है। आपको भक्तमाल की रचयिता बताने कि भक्तमाल किसके द्वारा लिखी गई है। मिस्र बंधु विनोद के लेखक कौन कौन हैं। जो मिस्र बंधु तीन भाई हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और आपको इसके साथ ये भी बताना है कि इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन तो है, लेकिन वास्तविक कवि कितने हैं, कितने कवियों का वर्णन इस पुस्तक में उल्लेखित है। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, कितने भागों में विभाजित किया। आपको यह भी बताना है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है और उसे कितने भागों में विभाजित किया है। गार्षा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में कितने कवि हिंदी कवि शामिल किए गए हैं। गार्षा दत्तासी इतिहास ग्रंथ में 738 कवि हैं। इसमें से आपको बताना है कि हिंदी कवि कितने हैं गार्षा दत्तासी के। गिरियसन के इतिहास गिरियसन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने करवाया, कब करवाया और किस नाम से करवाया। आपको यह भी बताना है। एक सवाल और ले लेते हैं कि मिस्र बंधु का काल विभाजन कितने भागों में है। आप इन सभी सवालों को पढ़ करके इनका जो जवाब है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे यह पता हो सके कि आपने कितना इसको पढ़ा है और यह कितना इसको देखा है। अभी हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। मिस्र बंधु तक हम पढ़ चुके थे इतिहास ग्रंथों को, और अब मिस्र बंधुओं के बाद जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ आएंगे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सर्वप्रथम है और सबसे महत्वपूर्ण आज भी इन्हें माना जाता है। हर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अवश्य रूप से पढ़ता है। तो उसकी कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में परंपरागत काल विभाजन करने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में प्रकाशित है और इसका जो संशोधित और परिवर्धित रूप 1940 में प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब है इनका 1929 में। ये चीज ध्यान रखेंगे। 1929 के आरंभ यह रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुई, लेकिन भूमिका में किस नाम से थी तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के विकास नाम से जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी गई उसमें यह पुस्तक थी। किंतु यह इसी वर्ष इसमें कुछ संशोधन करते हुए इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया। यह पुस्तक इसकी जो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है वह इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई कि उसमें थोड़ा संशोधन करके इसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छपवाना पड़ा एवं अन्य आवश्यक संशोधन करके इसे 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। याद रख लेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, इसको वैसे ध्यान रखेंगे कि कब 1929 में। और जो सच्चे अर्थों में परंपरागत काल विभाजन, सच्चे अर्थों में
परंपरागत काल विभाजन ये भी याद रखेंगे। और ये जो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जो 1929 में प्रकाशित हुई, जो पहले इसको कहाँ इसका उल्लेख है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। किस नाम से वो मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ ध्यान रख लेंगे कि हिंदी साहित्य के विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी गई। किस नाम से? हिंदी साहित्य के विकास नाम से क्या लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी गई। और वह इतनी प्रसिद्ध हुई कि शुक्ल जी को उसमें उसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छपवाना ही पड़ा। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ रचना। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ रचना में 3 विद्वानों का योगदान माना जाता है। जो शब्द सागर रचना है हिंदी शब्द सागर में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा। तो रामचंद्र हो गए 2 और एक श्याम हो गए। तो रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवेचन है। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवेचन। इसके साथ ही कवियों की संख्या की अपेक्षा इसमें साहित्यिक योगदान को महत्व दिया गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। संख्या बल तो मिस्र बंधुओं ने भी 4500 तक पहुंचा दिया था, लेकिन 4591 तक पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ कवियों की संख्या की बजाय महत्वपूर्ण जो उनका साहित्यिक योगदान है उसको यहाँ फोकस किया गया है। इस पुस्तक में कवियों के वर्णन में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। पुस्तक में जो वर्णन किया है उसमें आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसका काल विभाजन देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण काल विभाजन है और लगभग इसे मान्यता भी प्राप्त है। वैसे तो नगेंद्र का ज्यादा उपयुक्त काल विभाजन है, किंतु यह काल विभाजन भी काफी उचित लगता है। देखो, इसके जो काल विभाजन 4 कालखंडों में विभाजित है। वीर गाथा काल, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया क्योंकि इस समय युद्ध वगैरह काफी होते थे और वीरों के यशोगान गीतों के रूप में भी खूब गाया जाता था। तो वीर गाथा काल या रासो साहित्य बहुत लिखा गया, तो वीर गाथा काल इन्होंने आदिकाल को नाम दिया। तो इन्होंने 2 प्रकार से काल विभाजन किया था। एक तो समय के अनुसार, जैसे वीर गाथा काल, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। कुछ प्रवृत्ति के आधार पर भी दिया, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद काल। ये इस प्रकार से है। तो प्रवृत्ति के आधार पर भी और समय के अनुसार भी इन्होंने काल विभाजन किया है। देखिए, इनके काल विभाजन में एक चीज है कि इन्होंने जो काल विभाजन दिया है वह विक्रमी संवत के उस पर है। ईस्वी में नहीं याद रखेंगे, इसको विक्रमी संवत करेंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि विक्रमी संवत से ईस्वी निकालने के लिए 57 घटा देंगे। तो वीर गाथा काल जो है 1050 ईस्वी में 57 निकालेंगे तो 993 ईस्वी से मान सकते हैं कि 993 ईस्वी से वीर गाथा काल का आरंभ शुक्ल जी बताते हैं। वो चीज़ ठीक है ईस्वी सन वाली, लेकिन अभी हम इसको विक्रमी संवत से ही याद कर लेते हैं। तो वीर गाथा काल यानी आदिकाल का जो समय है वो 1050 विक्रमी संवत से 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। उत्तर मध्य काल, या जिसे रीति काल कह रही है, कि 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और 1900 विक्रमी संवत से 1984 यानी जिस समय तक ये पुस्तक लिखी जा रही थी वहां तक इन्होंने गद्यकाल या आधुनिक काल नाम दिया है। तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, इसे हम दिमाग में रख लेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का हमें आभास या फिर हमें याद भी हो जाएगा। तो विक्रमी संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 यानी अब तक। वीरगाथा काल को ही इन्होंने वीरगाथा काल को ही इनके द्वारा पुनः 2 उपभागों में विभाजित किया गया। एक नाम तो इन्होंने दिया है अपभ्रंश या प्राकृतभास काल, अपभ्रंश काल और प्राकृतभास काल भी दिया है, जो जिसका समय ठहरता है 1050 से 1200 विक्रमी संवत। और जो वीर गाथा काल है उसे 1200 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक इनका इन्होंने बताया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने
में ये है कि उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक एवं आध्यात्मिक जो चीजें थी, उनके आधार पर जो साहित्य लिखा गया, और उस साहित्य में उस समय क्या क्या प्रवृत्तियां विद्यमान थी, तो ये सारी चीजें हमारे हिंदी साहित्य में आई हैं। लेकिन हम उसका अध्ययन करने की दृष्टि से उसका वर्गीकरण करते हैं, और तो वह हमारे लिए सरल रूप में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। तो इसीलिए इनको हम पढ़ते हैं। तो ये नहीं समझें कि इनको हम रटें, रटें नहीं, इनको समझें कि वीर गाथा काल उस समय दिया है तो क्यों दिया होगा, भक्ति काल में ऐसी क्या चीजें थी जो इसको भक्ति काल नाम दिया गया, रीति में क्या रीति या परंपराएं ऐसी रही हैं, क्या लक्षण ग्रंथ जो लिखे गए हैं, अलंकार ग्रंथ वो क्यों लिखे गए, क्या कारण रहा होगा। ऐसे ही आधुनिक काल में जो कविता लिखी गई है, कि उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या स्वतंत्रता आंदोलन उसके पीछे बड़ा कारण है, गरीबी या सामंतवादी जो विचारधारा रही है उनका, या फिर मार्क्सवादी विचारधारा रही है। तो ये सारी चीजें साहित्य इतिहास में आती हैं, और साहित्य इतिहास में वर्गीकरण करके हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अभी देखते हैं, शुक्ल जी को हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने चार नाम दिए ही हैं: वीर गाथा काल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और गद्य काल। अभी थोड़ा आगे देखते हैं। इस काल का नामकरण वीर गाथा रखने के लिए उन्होंने निम्नलिखित 12 पुस्तकों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। वीर गाथा काल रखने के लिए 12 पुस्तकें उन्होंने बताई हैं, जिसमें से हैं 12 पुस्तकों में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जयचंद प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं। तो जिन्होंने जो वीर गाथा में 12 पुस्तकों को प्रमाण माना है, इसमें से यदि देखा जाए तो अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली और एक ये बीसल देव रासो, इन तीन के अतिरिक्त जो 9 अन्य पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो, इनको हटा करके जो 9 पुस्तकें हैं, ये सारी वीर गाथात्मक पुस्तकें हैं। बाकी ये जो हैं ये श्रृंगार या फिर अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अभी इस केवल इन 9 के आधार पर 9 के आधार पर इन्होंने वीर गाथात्मक काल इसको कहा है। भक्ति काल को भी उनके द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भले ही इन इन 12 पुस्तकों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दे दिया हो, किंतु इसके अलावा भी इस काल में काफी साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य, जैन रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य भी इस काल में लिखा गया है। वो सब चीजें हम आदिकाल में पढ़ेंगे, किंतु शुक्ल जी का मानना है कि इन्हीं 12 पुस्तकों के नाम पर इस काल का नाम वीर गाथा काल रख देना चाहिए। तो अभी शुक्ल जी की मान लेते हैं और इनको हम देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम। शुक्ल जी ने भक्ति काल का भी विभाजन यहाँ किया है। आदिकाल के बारे में बता दिया है, तो भक्ति काल का विभाजन उन्होंने यहाँ किया है। देखो, भक्ति काल में बता रहे हैं कि उनके द्वारा भक्ति काल को पहले तो 2 भागों में, कि निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण और सगुण में, निर्गुण को लेते हैं हम तो निर्गुण को भी 2 भागों में है: ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। और सगुण में जो थे कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। अभी जो संत काव्य, जो सूफी काव्य, ये जो दिए हैं ये राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। ये तो दिए हैं किसने? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, ये सारे नाम जो दिए हैं ये रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। और संत काव्य, सूफी काव्य, ये राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। आसानी के लिए लिख दिया था कि कहीं हम ज्ञानाश्रय संत काव्य में ये अंतर नहीं कर पाए, क्योंकि कोई अंतर है ही नहीं। ज्ञानाश्रय संत काव्य एक ही चीज है, जिसमें कबीर, दादू दयाल ये सब आते हैं। प्रेमा इसरे में सूफी, मंजन, जायसी ये आते हैं। आधुनिक गद्यकाल को ही इनके द्वारा 3 भागों में उपविभाजित किया है। भक्ति काल को बता दिया है, और उसके बाद इन्होंने जो आधुनिक गद्यकाल को बताया है उसके 3 भाग बताए। प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग को इन्होंने क्या नाम दिया है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है?
प्रथम उत्थान द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान और छायावादी युग को क्या नाम दिया है? तृतीय उत्थान नाम दिया है। इस इतिहास पुस्तक के अलावा भी आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित अन्य प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं, देखो कई कई बार सवाल आ जाता है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, तो आचार्य शुक्ल जी की है। गोस्वामी तुलसीदास आचार्य शुक्ल जी की रचना है। महाकवि सूरदास एक व्यवहारिक समीक्षा, विश्व प्रपंच और इनका मधु स्रोत काव्य संग्रह है। चिंतामणि, यह चिंतामणि निबंध संग्रह 4 भागों में है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो ज्यादातर सवाल आए गए हैं उसमें से रस मीमांसा को पूछा जाता है और चिंतामणि को, जो इनका निबंध संग्रह 4 भागों में। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, ये आपके सिलेबस में रचनाएं लगी भी हुई हैं। कविता क्या है, ये इनके चिंतामणि के निबंध हैं और 4 भागों में यह निबंध संग्रह है। और जो रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा है, ये भी इनके द्वारा रचित है। ये 2 महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी हम इनको भी देख लेंगे। इन पुस्तकों के अलावा भी इन्होंने निम्न 2 रचनाओं का संपादन किया है। 2 रचनाएं कौन सी? जयसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। जयसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकार, अब शुक्ल जी को पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं राम कुमार वर्मा जी को, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिखा है। राम कुमार वर्मा जी ने तो कहा है कि शुक्ल जी का इतिहास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राम कुमार वर्मा जी को हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनकी पुस्तक का नाम याद रख लेंगे। हम जितने भी इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनका नाम याद होने के साथ साथ उनके जो जो प्रकाशन वर्ष है उसको भी याद रख लेंगे, क्योंकि इनसे इनके क्रम का सवाल आ जाता है कि गिरियसान, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा को क्रम से लगाइए, या फिर शुक्ल, द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले गासादा तासी का हो गया था, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, उसके बाद गिरियसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। काल विभाजन देखते हैं। इनके द्वारा थोड़े से संशोधन के साथ आचार्य शुक्ल के अनुसार ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांट दिया है। थोड़ा सा संशोधन क्या किया है, जो शुक्ल 1050 विक्रमी संवत से शुरुआत मान रहे थे, इन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से मानी है? 750 ईस्वी से, स्वयंभू को पहला कवि मानते हुए 750 विक्रमी संवत से, 750 विक्रमी संवत से शुरुआत मानी है। तो इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया है? संधि एवं चारण काल। काल विभाजन नामकरण की जब बात आती है तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो सीधा सीधा उसका उत्तर हो जाता है संधि एवं, संधि काल और चारण काल नाम दिया है। तो संधि काल का जो समय बताया है 750 ईस्वी से 1350, और चारण काल का जो नाम बताया है उन्होंने, तो 1000 से 1375। बाकी लगभग लगभग क्या वही चीजें इन्होंने उतार दी हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण में थी। भक्ति काल वही 1375 से 1700 तक, रीति काल वही विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक, और आधुनिक काल को भी विक्रमी संवत 1900 से अब तक। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का कॉपी पेस्ट इन्होंने इधर वर्गीकरण का किया है। अभी देखते हैं कि 4 कालखंडों में विभाजित है, बस इतना ध्यान रखेंगे। आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधिचारण काल। ये वाला याद करने योग्य है। संधिकाल, चारण काल और संधिचारण काल का भी जो विभाजन है 750 से 1000 और 1000 से 1375। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद हो ही गया, हिंदी साहित्य का आलोचना। राम कुमार जी क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास का। आलोचनात्मक इतिहास याद करने की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है। 1938 में इसका प्रकाशन है। इस पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनकी यह अधूरी रचना मानी जाती। क्यों अधूरी रचना मानी जाती है? क्योंकि इनकी इस रचना में आदिकाल और भक्ति काल का ही वर्णन है। आदिकाल और भक्ति काल का ही वर्णन है, अर्थात 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही इसमें उल्लेख है। 693 से लेकर के 1693 तक ही इसका उल्लेख है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। किसको इन्होंने प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को। मिलान में आ जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सराफा को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधिमान को माना है, अब्दुल रहमान को, और राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। ये सभी
इतिहासकारों के अनुसार इनके प्रथम कवि भी अलग अलग हैं, तो उनको मिलान हमसे करवा सकता है। नेट जेआरएफ में ऐसे सवाल काफी बार पूछे गए हैं। इन्होंने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी काव्य धाराओं को क्रम से संत और सूफी काव्य कहा है। अभी मैंने बताया था कि संत काव्य को क्या कहा है, सूफी का, संत काव्य को क्या कहा है, गाना, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य इन्होंने कहा है। रामकुमार वर्मा ने संत और सूफी इन्होंने निर्गुण के दो भाग किए हैं। नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973। इसी बीच गणपति चंद्र गुप्त के वैज्ञानिक इतिहास 1965 में है। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 द्विवेदी का। और 1952-53 में जो लिखे गए हिंदी साहित्य का उद्भव विकास एवं हिंदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन हम देख लेते हैं अभी नगेंद्र को। हिंदी साहित्य इतिहास का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973। इसका काल विभाजन काफी महत्वपूर्ण काल विभाजन है। इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इनके द्वारा भी कितने कालखंडों में, 4 में। साथ ही आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को फिर 4 भागों में, पुनर्जागरण, जागरण सुधार, छायावाद, छायावादोत्तर काल, और उसमें ही प्रगति प्रयोग और नवलेखन भी आ जाते हैं। अभी देखते हैं इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का समय माना है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल का समय माना है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। यानी अब जो आधुनिक काल है उसका उन्होंने पुनः विभाजन किया है। पुनर्जागरण, जिसे हम भारतीय हिंदू काल कहते हैं, 1857 से लेकर के 1900 तक। एक सर्वमान्य मत यह है कि 1850 से लेकर के 1900 तक का जो काल है भारतीय हिंदू युग कहा जाता है। उसे ही इन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया है। बहुत बार यह सवाल आया है कि नगेंद्र के अनुसार भारतीय हिंदू युग को क्या कहा जाता है, तो पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी युग को क्या कहा है इन्होंने, पहले तो जाग गए हैं, जाग करके जो सुधार कर रहे हैं तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को उन्होंने कहा है। 1900 से 1918। झरना जब आता है तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना, उससे छायावाद की शुरुआत मान ली इन्होंने। 1918 से 1938 तक। कुछ लोग 1936 मानते हैं, जो सही नहीं है। लेकिन 1918 से 1938 ही छायावाद का काल अधिक बेहतर माना है। और 1938 के बाद जो छायावादोत्तर काल शुरू हो जाता है, जिसमें प्रगतिवाद 1938 से लेकर के 1943 तक था। और 1943 से लेकर के 1953 तक प्रयोग काल, प्रयोगवादी काल माना गया है। नवलेखन 1953 से शुरू होता है। विशेष तथ्य इसमें देख लेते हैं। रीति काव्य की भूमिका, एक रचना रीति काव्य की भूमिका किसके द्वारा रचित है, ये इन नगेंद्र के द्वारा रचित है। और देव विषय पर इनको 1948 में शोध उपाधि भी प्राप्त हुई है। नगेंद्र जी के साहित्य इतिहास को पढ़ने के बाद अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास से परिचय करेंगे। रचना का नाम है, तीनों रचनाएं देखो अभी मैं बता रहा था, ये थोड़ा क्रम इनका अलग है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका को सबसे पहले याद करेंगे 1940 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952 में। उद्भव विकास हो गया, अब आदिकाल आ जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। ये ये जो इनकी रचनाएं हैं, ये मूल रूप से क्या है कि विश्व भारती में इनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। इनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे उनका ये संकलन है। तीनों पुस्तकें विश्व भारती में जो उनके व्याख्यान दिए गए थे उनका है संकलन। तो काल विभाजन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को निम्नानुसार 4 काल खंडों में बांटा गया है। आदिकाल, अब ये ईस्वी में आ गए हैं, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, जब ये हिंदी साहित्य उद्भव विकास लिखा जा रहा था। तो ये द्विवेदी जी का काल विभाजन है।
इस रचनाओं के अनुसार इन्होंने प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान को इन्होंने पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के प्रबल विरोधी माने जाते हैं, प्रबल विरोधी माने जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त भी और काफी विद्वान ये कहते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने प्रबल तर्कों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर शुक्ल जी की अवधारणाओं को सटीक प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। प्रबल विरोधी माने जाते हैं और प्रमाणों के आधार पर शुक्ल जी की अवधारणाओं को इन्होंने खंडित किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कह करके पुकारा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। और 1973 में, ये याद कर लेंगे, काफी बार सवाल आया है कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 1973 ईस्वी में आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आलोक पर्व रचना पर इन्हें 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। आलोक पर्व 1973 में। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े निबंधकार भी माने जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम गणपति चंद्र गुप्त को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका जो साहित्य इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 दो खंडों में ये विभाजित है। काल विभाजन इनका जो है वो 4 खंडों में है। काल विभाजन कितने खंडों में है? 4 खंडों में हुई। 1184 क्यों इन्होंने शुरुआत मानी? शालिभद्र सूरी के कारण। उनको ये पहला कवि मानते हैं तो वहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत मान ली कि 1184 ईस्वी में से 1350 ईस्वी तक इनका जो प्रारंभिक काल माना है। पूर्व मध्य काल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल 1600 ईस्वी से 1857 तक। और आधुनिक काल है 1857 ईस्वी से अब तक। 1857 ईस्वी से अब तक। तो गणपति चंद्र गुप्त जी का जो साहित्य इतिहास उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 में 4 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। पूर्व मध्य काल तो भक्ति काल को कहा है और उत्तर मध्य काल इन्होंने रीति काल को कहा है। 1184 से 1350, 1350 से 1600, 1600 से 1857 और 1857 से अब तक। इन्होंने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके संपूर्ण को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है कि धर्माश्रित काव्य कौन से हैं, अजाश्रित और लोकाश्रित। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास। 1921 में इनकी ये रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। इनके द्वारा दोहरे नामकरण में दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तीन भाग कौन कौन से हैं यहाँ हम देखेंगे। आदिकाल 1921 का ये ध्यान रखेंगे। रामशंकर शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कब का है? 1921 का है। आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा है। और उसके भी 2 भाग कर दिए हैं इन्होंने, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। 1000 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत तक और 1200 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक आदिकाल का समय है। 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक। देखो एक चीज याद रखेंगे कि बाल्यावस्था किसने कहा है? रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को। मध्यकाल को क्या कह दिया है? किशोरावस्था, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। 1400 से लेकर के 1800 तक। और आधुनिक काल और 1800 तक इसमें फिर रीतिकाल भी आ गया है। रीतिकाल को भी इसने आदिकाल को कहा, भक्ति काल को कहा है पूर्वार्ध मध्यकाल और रीतिकाल को कहा है उत्तरार्ध मध्यकाल। आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया है
परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल कब है? 1800 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। 1900 विक्रमी संवत से अब तक इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को क्या कहा है? कला काल। आदिकाल को क्या कहा है? जय काव्य काल भी कहा है, बाल्यावस्था भी कहा है, और रीतिकाल को क्या कहा है? कला काल नाम से संबोधित किया है। इनकी दो रचना जगत में और प्रसिद्ध हैं पुस्तकें, साहित्य प्रकाश एवं साहित्य परिचय। साहित्य प्रकाश एवं साहित्य परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके बाद भी काफी ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके बाद भी काफी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें नगेंद्र के बाद बच्चन सिंह, हिंदी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, 1986 में लिखा गया। ये 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वो लिखा गया है। इसके अलावा बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के साथ सुमन राजे का भी लिखा इतिहास है। काफी इतिहास ग्रंथों के नाम हमें वहाँ केवल पढ़ लेने हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी यदि हम नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन इतिहास ग्रंथों के नाम हम याद रख लें। और कुछ और ग्रंथों से मैं आपका परिचय करा दूं। भाषा काव्य संग्रह एक जो है 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला यह जो है ये श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित है, और इसके दो भाग हैं 1909 और 1914 में। तो ये मैंने लिखे नहीं है, किंतु आप यदि इन सुन करके भी कुछ चीज़ों को याद कर लेते हो तो कोई विशेष बात नहीं है, और आप इसे एक पेज में लिख भी सकते हो। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल, और हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, दो भागों में 1909 और 1914 में। और साहित्य ग्रंथ बताता हूँ आपको, एक ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडवन ग्रीव्स का है 1917 में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में FEK के द्वारा रचित है। एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार साहित्य इतिहास से संबंधित ये ग्रंथ है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। एक और अन्य महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ आपको, कविता कौमुदी 8 भागों में प्रकाशित है 1928 में। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जो साहित्य इतिहास के संबंधित है। और श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है एक हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में। हिंदी भाषा एवं साहित्य एक राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा है। हिंदी काव्यधारा 1944 में। हिंदी काव्यधारा 1944 में। नगेंद्र का तो आपको बताया ही था कि रीति काव्य की भूमिका 1949 में। और हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। बाकी लगभग मैंने आपको बता ही दिए हैं, और ये भी यदि आप याद रख ले तो बहुत काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से। बाकी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मैंने बताया था भी आपको। और इसके अलावा जो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। और इसके अलावा सुमन राजे का 2003 में जो बताया था मैंने, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इतिहास ग्रंथ काफ़ी लिखे जा चुके हैं, काफ़ी लिखे भी जा रहे हैं। तो अभी हमारा यह अध्याय काल विभाजन और मुख्य हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में परिचय करवाने का यह संपूर्ण होता है। और अब हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न, आप यदि वीडियो पूर्ण देखते हैं तो अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अगला जो अध्याय होगा आदिकाल। आदिकाल को क्या क्या नाम दिए गए, कौन कौन से उसके भाग हैं, कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण जो कवि रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ये सारी चीजें हम आदिकाल में पढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इन वीडियो से जरूर फायदा उठाएंगे।
ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इससे आपको अवश्य फ़ायदा उठाना चाहिए। इन 3 वीडियोस में अब तक मैंने हिंदी साहित्य से परिचय कराते हुए आपको काल विभाजन एवं महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों का परिचय दे दिया है। अब हम शुरू करेंगे आदिकाल, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। इस समय मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे दोस्तों, नमस्कार।